हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 4 में हम बात करेंगे कैटेगराइजिंग साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम को कैटेगराइज़ करना क्यों ज़रूरी है, ये देखेंगे और कैसे कैटेगराइज़ करते हैं, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों कैटेगराइज़ करना ज़रूरी है। तो कैटेगराइज़ेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे लॉ एनफोर्समेंट वाले को सबसे पहली चीज़ लॉ एनफोर्समेंट वाले को ऑफ़ेंस को क्लासिफ़ाई करने में आसान होती है। क्योंकि जब भी हम कहीं पे कंप्लेन करने जाते हैं तो पता तो चले कि किस कैटेगरी का ऑफ़ेंस है, उसके बेसिस पे उसपे डिफरेंट-डिफरेंट लॉज़ अप्लाई होते हैं। देन रिसर्चर्स को आसानी होती है ट्रेंड्स समझने में कि इस तरह के ट्रेंड इस तरह के साइबर क्राइम में हो रही है, तो कैटेगरी वाइज़ ट्रेंड समझने में आसानी होती है। देन ऑर्गेनाइज़ेशंस को असिस्ट करने में आसानी होती है कि सिक्योरिटी मेजर किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए, किस तरह के क्राइम को रोकने के लिए। और साथ ही साथ पॉलिसी मेकर को आसानी होती है एप्रोप्रिएट लॉ बनाने में कि इस कैटेगरी के हो रहे हैं, उस कैटेगरी के हो रहे हैं। तो कैटेगराइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, लॉ पॉलिसी मेकर्स के लिए लॉ एनफोर्समेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, ऑर्गेनाइज़ेशन सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नीड को थोड़ा और से अच्छे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो है कैटेगराइज़ेशन की नीड है टारगेट एंड विक्टिम के लिए, ये पहचानने के लिए कि कौन अटैकर है और कौन विक्टिम है, ठीक है? तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले देन नेचर एंड मोटिव समझने के लिए इसके बेसिस पे हम करेंगे कि नेचर क्या है उस क्राइम का और उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, पैसा है या कुछ और मोटिव है। देन लीगल प्रोविज़न समझने के लिए कि अगर एप्रोप्रिएट लॉ लगाना है, तो उसके बेसिस पे किस तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को एंड पॉलिसी एंड डिफेंस के लिए कि कैसे इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाया जाए, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे हम कैटेगराइज़ेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टारगेट के बेसिस पे कैटेगराइज़ेशन कैसे होता है। तो टारगेट के बेसिस पे 3 तरीके के टारगेट होंगे, या तो इंडिविजुअल होगा या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में अगर हम साइबर क्राइम की बात करें टारगेट के बेसिस पे, तो कैसे-कैसे साइबर क्राइम होते हैं? सबसे पहले इस क्राइम में होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पर्सनल राइट्स को वायलेट कर किया जा रहा है, ठीक है? उसके ट्रस्ट या इमोशन इन सब का यूज़ किया जा रहा है। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट होता है किसी के साथ, किसी की आइडेंटिटी चुरा ली गई, उसके बेसिस पे कहीं पे कोई क्राइम हो गया, ठीक है? आइडेंटिटी थेफ्ट में जैसे किसी का आधार, पैन ये सब इन्फॉर्मेशन चुरा के कुछ दूसरा आदमी ऐसे पोज़ करता है कि वो पर्टिकुलर आदमी है और कोई क्राइम कर देता है। साइबर स्टॉकिंग आ जाता है, किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर नज़र रखी जा रही है। साइबर बुलिंग किसी को मतलब गलत तरीके से ऑनलाइन मतलब हैरेस किया जा रहा है, ठीक है? फिशिंग उसको मतलब पैसे ठग लिए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर फ़ोन करके कोई बैंक का आदमी बन के, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं किसी अगर इंडिविजुअल पे साइबर क्राइम होता है एज़ अ टारगेट। देन इम्पैक्ट क्या है? उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसकी प्राइवेसी का भी लॉस हो जाता है और उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो हो ही जाता है, ठीक है? नाउ ऑर्गेनाइज़ेशन को अगर अटैक किया जाता है तो बेस्ड ऑन द टारगेट ऑर्गेनाइज़ेशन ये दूसरा पार्ट है, ठीक है? कैटेगराइज़ेशन में तो ऑर्गेनाइज़ेशन को जब टारगेट किया जाता है तो उसकी एग्ज़ाम्पल में जैसे हैक कर लिया गया कोई ऑर्गेनाइज़ेशन को, उसका डेटा सब लीक हो गया, रैनसमवेयर देके उसके सिस्टम को, फाइल्स को सारे एन्क्रिप्ट कर दिए गए, ठीक है? किसी का आईपी थेफ्ट हो गया, ये डिज़ाइन चुरा दिए गए, ठीक है? अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है? उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, उस कंपनी का रेपुटेशन डैमेज हो जाता है और उसका ऑपरेशनल डिसरप्शन भी हो जाता है, उसका जो काम चलते रहता है वो बहुत ही डिसरप्ट हो जाता है। देन गवर्नमेंट भी टारगेट में हो सकती है साइबर क्राइम के। गवर्नमेंट कैसे टारगेट होती है? जैसे साइबर स्पायनेज, कोई पूरी कंट्री पे ही कोई जासूसी चल रही है, ये साइबर स्पायनेज होता है। देन साइबर टेररिज़्म किसी कंट्री के आंतरिक शांति को भंग करके वहाँ पे अशांति फैलाने के लिए जो किया जाता है वो साइबर टेररिज़्म कहलाता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे गैस पाइपलाइन, तेल हो गया, बिजली हो गई, इस पे अटैक होता है वो सब। तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है किसी की कंपनी किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट हो जाता है। पब्लिक का डिस्ट्रस्ट हो जाता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्री में मतलब अनरेस्ट हो गया नेपाल में श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं, ठीक है? रिज़ाइन करना पड़ जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। नाउ टारगेट के बेसिस पे तो हमने देख लिया इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइज़ेशन एंड गवर्नमेंट ये 3 थे। अब देखेंगे नेचर ऑफ द क्राइम के बेसिस पे क्या-क्या हो सकते हैं साइबर क्राइम की कैटेगरी। तो सबसे पहला जो नेचर है क्राइम नेचर ऑफ द क्राइम के बेसिस पे वो है फाइनेंशियल। तो या तो साइबर क्राइम फाइनेंशियल क्राइम में आएगा, जैसे किसी को प्योरली फाइनेंशियल गेन के लिए कहीं पे क्राइम हो रहा है, जैसे बैंक फ्रॉड हो गया, क्रिप्टो स्कैम हो गया, ठीक है? ये सब फाइनेंशियल साइबर क्राइम हुआ। देन कभी-कभी प्रॉपर्टी रिलेटेड साइबर क्राइम होती है, जैसे किसी की डिजिटल प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर दिया गया, कहीं पे किसी का आईपी जो है डिज़ाइन वगैरह चुरा लिया गया, ठीक है? इससे भी इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक है? देन हरासमेंट ये भी एक तरह का टाइप हो गया, इसमें क्या साइकोलॉजिकल हार्म किया जाता है किसी को, जैसे किसी पे नज़र रखी जा रही है, हेट स्पीच कर दिया, साइबर बुलिंग वगैरह कर दिया, है ना? इससे मेंटल हेल्थ हेल्थ इश्यू वगैरह हो जाती हैं उस जिसके ऊपर भी किया जाता है। तो नेचर ऑफ द क्राइम पे फाइनेंशियल हो गया, एक प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया और एक हरासमेंट हो गया। अब देखेंगे
बेस्ड ऑन द रोल ऑफ कंप्यूटर कैसे-कैसे साइबर क्राइम को हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो रोल ऑफ द कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर को या तो टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक टूल की तरह इस्तेमाल कर किया जा सकता है, या बोथ टूल एंड टारगेट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3 तरीके से कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है साइबर क्राइम में। तो जब टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो सिस्टम पे अटैक होता है, किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे जो टारगेट होता है, ठीक है? जैसे हैकिंग हो गया, मैलवेयर भेज दिया, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, डीओएस अटैक मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये सब किया जाता है। देन अगर टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कंप्यूटर को एज़ अ टूल बना के दूसरे कंप्यूटर्स को या दूसरे मोबाइल पे अटैक किया जाता है, ठीक है? जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ईमेल स्कैम हो गया, तो जो हमारे क्रिमिनल रहते हैं वो भी एक सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो वो एज़ अ टूल इस्तेमाल हो रहा होता है। देन कभी-कभी टारगेट एंड टूल दोनों इस्तेमाल होता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक हुआ, तो उसी सिस्टम पे बैठ के उसी सिस्टम का पासवर्ड क्रैक किया और उसको टूल की तरह भी इस्तेमाल किया और उसी पे अटैक भी कर दिया, ठीक है? तो ये बोथ पर्पज़ में यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है? तो ये हो गया बोथ टारगेट एज़ अ टूल। नाउ अब मोटिव के बेसिस पे भी साइबर क्राइम को कैटेगराइज़ किया गया है। जैसे एक तो मोटिव होता है फाइनेंशियल, ठीक है? कि पूरा पैसे के लिए साइबर क्राइम हो रहा है तो फाइनेंशियल मोटिव हो गया जैसे बैंकिंग स्कैम, रैनसमवेयर ये सब। देन होता है पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल मोटिव। कभी-कभी किसी के कहीं पे क्या होता है कि सरकार गिराने के लिए भी, कोई सरकार को अनस्टेबल करने के लिए भी साइबर क्राइम किया जाता है। ठीक है? जैसे साइबर टेररिज्म वगैरह, तो पॉलिटिकल मोटिव हो गया या आइडियोलॉजिकल। देन पर्सनल मोटिव भी, कभी मान लीजिए किसी को रिवेंज लेना है किसी से, तो वहाँ भी साइबर क्राइम करता है। ठीक है? कुछ जेलसी की वजह से, कुछ पर्सनल जो भी उसका हो, जैसे साइबर स्टॉकिंग कोई किसी के खिलाफ कर रहा है, डिफेम कर रहा है किसी को, तो वो सब पर्सनल रीज़न हो गया, मोटिव हो गया। एंड कभी-कभी क्यूरियोसिटी या चैलेंज की तरह भी साइबर क्राइम किया जाता है, ये भी मोटिव होता है। जैसे कोई इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन के लिए किसी को चाहिए कि हमने कोई सिस्टम को हैक कर दिया, किसी पर्टिकुलर किसी ने तो सपोज़ कोई नासा को हैक करके कुछ रिकॉग्निशन के लिए कर रहा है, तो ये सब भी इस तरह के 4 तरह के मोटिव हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल होगा, या पॉलिटिकल होगा, या पर्सनल होगा, या क्यूरियोसिटी होगा। ठीक है? अब देखते हैं साइबर क्रिमिनल के टाइप्स के बेसिस पे भी चेक करेंगे कि कैटेगराइज़ कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है हैकर्स। तो जो लोग सिस्टम को इल्लीगली एक्सेस करते हैं, उसके डेटा को वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। जैसे इसमें 3 तरह के हैकर आते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो व्हाइट हैट जो एथिकली हैकिंग करते हैं, ठीक है? इसमें कोई ये गलत काम नहीं, किसी सिस्टम को बचाने के लिए अगर उन्हें ऐसा करना पड़ता है तो व्हाइट हैट। देन ब्लैक हैट जो इल्लीगल काम करते हैं, ठीक है? पूरा इनको सिस्टम को करप्ट करने के लिए या कहीं से मॉनेटरी गेन के लिए किसी क्रिमिनल के लिए काम करते हैं, वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। देन एक ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, ये कभी-कभी गलत काम भी करते हैं, कभी-कभी सही काम भी करते हैं, दोनों तरह के काम में ये अपना स्किल का यूज़ करते हैं, तो ऐसे ग्रे हैट हैकर्स कहलाते हैं। अब ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप्स, ये एक तरह का साइबर क्रिमिनल का टाइप है, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइज़्ड वे में बहुत सारे लोग मिलके साइबर क्राइम कर रहे हैं। देन इनसाइडर्स, कई बार कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयी ही जो अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का एम्प्लॉयी होता है, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के डेटा को लीक कर देता है, ब्रीच कर देता है, तो वो भी साइबर क्राइम में आता है, तो ये इनसाइडर्स होते हैं। देन स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, इसमें क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर कंट्री ही किसी दूसरे कंट्री पे या किसी दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन पे कुछ ऐसे जासूसी करवा रही हो या कुछ ऐसे बर्बाद करना चाह रही हो, तो उसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड। कोई कंट्री ही इन्वॉल्व्ड हो कहीं पे साइबर क्राइम कराने में। तो इस तरीके से साइबर क्रिमिनल के टाइप्स पे भी साइबर क्राइम को कैटेगराइज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कि कई बार टेक्नोलॉजी एंड ओवरलैपिंग नेचर हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी कभी-कभी उसको हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जैसे कोई-कोई क्राइम इंटरनेट बेस्ड होता है, जैसे फिशिंग हो गया, ऑनलाइन स्कैम हो गया, ठीक है? ये सब इंटरनेट बेस्ड हो गया। कई बार मोबाइल बेस्ड भी होता है साइबर क्राइम, जैसे एसएमएस का फ्रॉड हो गया, कोई ऐप का रिलेटेड स्कैम हो गया, तो मोबाइल बेस्ड हो गया, इंटरनेट बेस्ड नहीं हुआ। और कभी-कभी क्लाउड बेस्ड होता है, जैसे डेटा ब्रीच हो गया, क्लाउड में कोई चीज़ है या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया क्लाउड रिलेटेड, जिसको बोलते हैं क्लाउड बेस्ड। तो ये सारी हमने देखे कैटेगराइज़ेशन क्या-क्या स्कीम्स हो सकते हैं साइबर क्राइम के। अब देखते हैं ओवरलैपिंग नेचर। ज़रूरी नहीं है कि एक साइबर क्राइम किसी एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी में आता हो। जैसे मान लीजिए कि रैनसमवेयर है, ये एक फाइनेंशियल क्राइम भी है क्योंकि पैसे माँगे जाते हैं। साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम भी है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पे होते हैं मैक्सिमम। साथ ही ये कंप्यूटर एज़ अ टारगेट क्राइम भी है। यहाँ कंप्यूटर को टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिस कंप्यूटर के डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। तो कंप्यूटर एज़ अ टारगेट भी है। तो ये 3-4 तरह के ग्रुप में एक साथ फ़ॉल करता है। तो हो सकता है कभी-कभी कैटेगरी ओवरलैप हो जाए, ठीक है? अब क्या है चैलेंज और लॉ एनफोर्समेंट क्या-क्या है? तो चैलेंज क्या-क्या आते हैं कैटेगराइज़ करने में? सबसे पहले तो इतनी तेज़ी से टेक्निक्स बढ़ी हैं तो कि हम इसको कैटेगराइज़ करने के बाद दिक्कत आ जाती है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम कैटेगराइज़ेशन नहीं कर पाते हैं। देन ओवरलैपिंग कैटेगरीज़ बहुत बार हो गई, अभी जस्ट हमने देखा है, तो हमें पता नहीं चल पाती कौन सी कैटेगरी में एग्ज़ैक्ट रखें। देन स्टैंडर्डाइज़्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। कई बार लोग कोई और कैटेगरी बना लेते हैं, कहीं पे और कैटेगरी चल रही है, ये भी एक दिक्कत आती है। और कई बार लीगल डेफिनिशंस भी ग्लोबली अलग-अलग होते हैं। कोई और देश अलग तरह का डेफिनिशन रखी है, कोई दूसरा देश अलग तरह की डेफिनिशन रखी है। ये सब चैलेंज आते हैं कैटेगराइज़ेशन करने में। अब आ गया कि लॉ का क्या इम्पोर्टेंस है इसमें।
लॉ जो क्या करती है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है बेस्ड ऑन द कैटेगरी, ठीक है। देन एप्रोप्रिएट लॉ लगाने के लिए इन्हें कैटेगरी का पता रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्राइम पैटर्न को समझने के लिए भी इन्हें कैटेगरी पता रखना बहुत ज़रूरी है। देन ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने में भी कैटेगरी के बेसिस पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा सकती है कि किसी कंट्री में मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइम ज़्यादा हो रही है, तो फाइनेंस रिलेटेड मेजर्स जो है वो लेगी और इंटरनेशनली वो बोलेगी कि फाइनेंस रिलेटेड डेटा जो है हमें शेयर किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉ एनफोर्समेंट का काम है कैटेगराइजेशन में। अब कुछ लीगल एस्पेक्ट्स एंड केस स्टडी देख लेते हैं। तो लीगल एस्पेक्ट्स क्या है कि बहुत सारे साइबर लॉ जो है वो क्राइम को स्पेसिफाई करने में, क्लासिफाई करने में ही जो है मतलब उनको रहता है कि कैसे हम उसको क्लासिफाई कर पाएँ, ठीक है? उससे ही हम चीज़ों को अच्छे तरीके से ज्यूरिडिक्शन में ला पाएँगे और उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर मेजर उठा पाएँगे, ठीक है? तो जैसे केस इलस्ट्रेशन हो गया मान लो आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है? तो आइडेंटिटी थेफ्ट फिर से यहाँ पे अगर इसको क्लासिफाई किया जाए तो मल्टीपल क्लासेस में ही आता है। सबसे पहले तो ये क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल हुआ, कोई पर्टिकुलर आदमी का आइडेंटिटी हम चुराते हैं या साइबर क्रिमिनल चुराते हैं। देन फाइनेंशियल मोटिव के लिए चुराया जाता है ये मोस्टली, ठीक है? आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके बाद कंप्यूटर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्टिकुलर आदमी का आइडेंटिटी चुराने के लिए और ये एक इंटरनेट बेस्ड क्राइम है, ठीक है? तो मल्टीपल कैटेगरी में ये आ जाता है साइबर क्राइम। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ एनफोर्समेंट के लिए या रिसर्चर्स के लिए क्राइम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप